तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लाल रंग का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सांझ के समय हरिनगर के राजा मलय आखेट खेलकर अपने राज्य वापस लौट रहे थे। इस बियावान में जलती चीता के समीप यह कौन बालक खड़ा हुआ है। सारथी, रथ रोको। सारथी ने तुरंत आदेश का पालन किया। तब रथ से उतरकर राजा मलय उस दिशा की ओर बढ़ गए। जब वे बालक के समीप पहुंचे, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को साकार करूँगा। लगता है यह जल रही चिता इसकी माँ की है। वे आगे बढ़े। बेटा, तुम कौन हो? बालक ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। आप डरो नहीं, मैं हरिनगर का राजा हूँ। ओह, अभी तुम अपनी माँ की चिता के समक्ष बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बियाबान वन में तुम अकेले ही अपनी माँ की चिता के पास क्यों हो? तुम्हारे अन्य संबंधी कहाँ गए? महाराज, मैं और मेरी स्वर्गवासी माँ, केवल हम दोनों ही इस वन में रहते थे। और तुम्हारे सगे संबंधी पिता, उनके विषय में मेरी माँ ने अपने मरने से कुछ समय पूर्व ही मुझे बताया था। आज मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटा जय, ऐसा न कहो माँ। बेटा जय, मौत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए मरने से पहले आज मैं तेरे उस प्रश्न का उत्तर दे जाना चाहती हूँ जिसको तू अक्सर मुझसे पूछा करता था। तू पूछा करता था कि तेरे पिता कौन है, वह कहाँ रहते हैं। मैं तेरे इस प्रश्न को हर बार यह कहकर टाल देती थी कि अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं आया है। आज यह समय आ पहुंचा है। बेटा सुन, तू बिसलगढ़ के नगर के सेठ धन्नामल का पौत्र है क्या? हाँ बेटा, यही सच है। बिसलगढ़ के नगर से धन्नामल तेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं। फिर हम इस वन में गरीबी के दिन क्यों काट रहे हैं माँ? मुझ अभागी के कारण बेटा। धन्नामल जी के इकलौते पुत्र सुजय और मैं आपस में प्रेम करते थे। एक दिन धन्नामल जी की इच्छा के विरुद्ध तेरे पिता ने मेरे साथ विवाह कर लिया। मैं थी गरीब घर की बेटी, सो मुझे धन्नामल जी कैसे अपनी बहू स्वीकार कर सकते थे। पर पुत्र मोह के कारण वे मन मार कर चुप रह गए। मैं अपनी ससुराल में रहने लगी। एक दिन जब मैं तुम्हारे पिता के साथ हवेली के उद्यान में घूम रही थी, फुस, आह स्वामी, आह पद्मा, अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसा ना कहिए स्वामी, पर ऐसा ही हुआ। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल। तेरे पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात डायन, तू मेरे बेटे को खा गई। अब यहाँ क्यों दिखाई दे रही है? निकल जा इसी समय मेरी हवेली से। या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं इन दिनों गर्भ से हूँ। इस नाजुक समय में आप मुझे सहारा देने की बजाय घर से निकाल रहे हैं। जब जब मेरी आंखों के सामने आएगी तब तब मुझे अपने बेटे सुजय की याद सताएगी। मैं अब तुझे एक पल भी इस हवेली में नहीं देखना चाहता हूँ। पिताजी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पर तेरे दादाजी ने मेरी एक भी न सुनी और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। बेटा, ओह बेटा, मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि मैं गरीब थी और तेरे दादाजी धनवान थे। इसी कारण मुझे और तुझे वन में रहकर यह वनवास करना पड़ा। उस समय हवेली से निकल मैं गिरती पड़ती इस वन में आ पहुंची थी। तब इस झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने मुझे शरण दी। यहीं तेरा जन्म हुआ। बेटा, गरीबी के अभिशाप के कारण ही हमें ऐसा जीवन गुजारना पड़ा। मुझसे वादा कर कि तू बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। वादा कर जाए बेटा, ताकि तू गरीबी के अभिशाप से छुटकारा पा सके। महाराज, ये शब्द कहते कहते मेरी माँ के प्राण निकल गए। उनके जीवित रहते तो मैं उन्हें बड़ा आदमी बनने का वादा न कर सका, सो उनकी चिता के समीप खड़ा हो इस समय को बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, ओह बेटा, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। पर इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो जय? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज? हाँ जय, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ शहर से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर हरिनगर पहुंचने पर, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम जय है। आज से यह महल में रहकर पढ़ेगा लिखेगा। महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, अनाथालय नहीं। महारानी किस सोच में पड़ गई? यह सुन महारानी सुनंदा चौंकी। आज्ञा कीजिए महाराज। महारानी, आज से जय तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी के साथ अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा सुखद परिवर्तन भी आएगा। दूसरी ओर जय को महल से निकालने के लिए मुझे कल ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ जय को भोजन परोसा गया। अरे जय, टुकुर टुकुर भोजन को इस प्रकार क्या देख रहे हो? भोजन करते क्यों नहीं?
रानी माँ, मुझे पत्तल पर खाना क्यों परोसा गया है? क्यों? क्या पत्तल पर नहीं खा सकता क्या? खा सकता हूँ, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी को सोने के थाल में भोजन परोसा जाए और मुझे पत्तल पर। इस परिस्थिति में मैं केवल सोने के थाल में परोसा भोजन ही कर सकता हूँ। ओह, गरीब का लड़का और स्वाभिमान राजा महाराजाओं जैसा। खाना हो तो खा, वरना मत खा। खाना तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। यह सुन, ठीक है रानी माँ, इस महल में मैं अब तभी भोजन करूंगा जब मुझे आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। जय अपमानित सा वहाँ से चला गया। चलो, बला टली। जय को किसी ने न रोका और न वह बोझिल जय को किसी ने न रोका और वह बोझिल कदमों से महल से बाहर आ गया। मुझे महाराज के साथ आना ही नहीं चाहिए था। इधर महल में बच्चों भोजन किया जा रहा है। हाँ पिताजी महाराज। महारानी, जय कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी तुनक कर चला गया यहाँ से। तुनक कर क्यों? उसको सोने के थाल पर भोजन न देकर पत्तल पर जो भोजन दिया गया था, इसलिए। ओह महारानी, उसे भी सोने के थाल पर भोजन क्यों नहीं परोसा गया? उसकी परीक्षा लेने के लिए कि उसमें कितना पानी है। तो क्या जाना तुमने महारानी? महाराज, वह अत्यंत ही मगरूर और घमंडी बालक है। इसके सिवा उसके अंदर और कोई विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे केले के पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, पर यह ठीक नहीं हुआ। अभी वह बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से ना चला जाए। महाराज, महल के सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? आप ठीक कह रहे हैं महाराज। जय महल से कभी का दूर जा चुका है। राजा मलय तुरंत जय के कक्ष में पहुंचे। जय, कहाँ हो तुम? पूरा महल खोजने पर भी जय उसे कहीं ना मिला। जब जय अवश्य ही वन में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा हुए बालक को महल में वापस लाना चाहिए। राजा मलय रथ में बैठे जय की खोज में वन की ओर चल दिए। इधर जय कभी का वन में पहुंच चुका था। मैं कैसे अपनी माँ के सपने को साकार कर बड़ा आदमी बन पाऊंगा? उसी समय सौमित्र ऋषि उधर से गुजरे। बेटा, इस बियावान में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागे हुए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सौमित्र ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन पाऊंगा। बेटा, यहाँ रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि पढ़ लिख कर आती है। ओह, लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन? मुझ गरीब के पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है ऋषिवर। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो तू मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू मेरे अन्य शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओह ऐसा? पर मैं आपको शिक्षा का मूल्य न दे सकूंगा ऋषिवर। पगले, शिक्षा का भी कोई मूल्य होता है क्या? तब जय ऋषि के साथ चल पड़ा। जब राजा मलय जय की झोपड़ी तक पहुंचा। ओह, जय जय यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा वह? और दुखी मन से वहां से लौट पड़ा। महारानी की जरा सी भूल ने यह क्या अनर्थ कर दिया। हमने जो जय को वादा किया था उसे हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इधर जय सौमित्र ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जय बेटा, आज से तुम इस कुटिया में रहोगे। जी गुरुदेव। आश्रम में रहकर जय ने शिक्षा प्रारंभ कर दी। मनुष्य यदि चाहे तो बुद्धि के प्रयोग से विषम परिस्थितियों से टक्कर ले सकता है। इस प्रकार दिन महीने बीते, साल बीते। जय, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे इस बात पर सदैव गर्व रहेगा कि तुम मेरे सबसे सुयोग्य व बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि बल के प्रयोग से तुम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त करोगे। जाओ, अपने इसी बुद्धि बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतरो। गुरु का आशीर्वाद पा जय उसी समय आश्रम से चल पड़ा। अब मुझे हरिनगर चलना चाहिए। लंबा सफर तय कर जब वह हरिनगर पहुंचा, भाई किसकी शव यात्रा है यह? इस देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई है, उन्हीं का शव यात्रा है। महाराज, प्रधानमंत्री चालुक्य की आकस्मिक मृत्यु से प्रधानमंत्री पद रिक्त हो गया है। यह पद ज़्यादा दिन रिक्त नहीं रहना चाहिए। सेनापति जी, आप ठीक कह रहे हैं। आज तक जो रीति चली आई है उसी रीति के अनुसार प्रधानमंत्री चालुक्य के पुत्र सारंग को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। लेकिन महाराज, क्या सारंग इस
पद की योग्य है, हो या ना हो, राजकीय रीति के अनुसार यह पद तो सारंग को ही सौंपा जाएगा। हम अभी दरबार में इस बात की घोषणा किए देते हैं। तभी महाराज, समय के साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को बदल देने में ही बुद्धिमानी है। मेरा नाम यश है महाराज, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। किस बूते पर तुम्हें यह पद प्राप्त करने की इच्छा रखते हो? राजा मलय को अपना नाम यश बताने वाला वह युवक जय था। महाराज, आप जैसे चाहें उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, नहीं तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। ठीक है युवक, तुमने राजकीय रीति रिवाजों को बदल डालने की हमें दुस्साहसी सलाह दी है। हम तुम्हारी इस सलाह को तभी मान सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज, हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसी को हम हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा मलय के आदेश पर सोने की म्यान में रखी 2 तलवारें तुरंत दरबार में लाई गई। अब राजा मलय ने सारंग को एक तलवार दी। सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा के समीपवर्ती राज्य के केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। जो आज्ञा महाराज। तत्पश्चात यश तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम के राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचानी है। जी महाराज। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशा की ओर चल दिए। इस यश के बच्चे ने बीच में टपक कर सारा गुड़ गोबर करा दिया, वरना प्रधानमंत्री पद का मैं एकमात्र दावेदार था। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा, राजन, मैं हरिनगर के राजा मलय के द्वारा भेजा राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए भेंट में यह सोने की तलवार भिजवाई है। राजदूत, तुम्हारे महाराज की यह भेंट हम स्वीकार करते हैं। तभी, यह क्या, तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है? राजदूत, इसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसका अर्थ तुम ही बताओ। तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का आखिर क्या मतलब हो सकता है? मैं इस लाल रंग का मतलब नहीं जानता हूँ। फिर भी इस समय राजा के केसर सिंह की बात का उत्तर न देना भी ठीक न होगा। वह सोच में पड़ गया। हमारे महाराज शक्तिशाली राजा है, उनका दूध बनकर दूसरे राजा के सम्मुख नीचा दिखाना ठीक नहीं। यह सोच राजन, तलवार की नोक पर लाल रंग लगे होने का अर्थ है कहाँ हमारे राजा और कहाँ आप? क्या मतलब? हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है। या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से न चुकेगी। यह बात है, तुम्हारे राजा को अपने ऊपर इतना घमंड है? जाओ उनसे कह देना अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धारों का फैसला होगा। सारंग के दरबार से जाने पर, सेनापति जी, राजा मलय ने लाल रंग लगी तलवार हमें भेजकर हमारी गैरत को ललकारा है। तुम आज से ही सेना को संगठित करना प्रारंभ कर दो। अति शीघ्र हम हरिनगर पर आक्रमण करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। इधर विशालपुरम में राजदूत, इस अद्भुत भेंट का रहस्य हमारे समझ में आया नहीं। तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग के रहस्य को तुम ही खोलो ना। जय उस तलवार को पुनः हाथ में लेकर सोच में पड़ गया। क्या रहस्य हो सकता है तलवार पर लगे इस लाल रंग का? बहुत सोच विचार के पश्चात उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। राजन, हमारे महाराज आपका अत्यंत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का सूचक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाकर हमारे राजा यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कि वे और उनका राज्य आपकी मित्रता के लिए खून की एक एक बूंद बहाने से नहीं हिचकेगी। ओह, यह बात है। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारे राजा के हमारे प्रति। राजदूत, मैं तुम्हारे राजा को इस मित्रता की सूचक तलवार को मेरे पास भिजवाने पर उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं भी तुम्हारे राजा का सच्चा मित्र व हितैषी बनने को पूरी कोशिश करूंगा। मेरा तन मन सदैव उनके लिए अर्पित रहेगा। जब जय विशालपुरम से विदा हुआ, राजदूत, सेना की यह टुकड़ी और यह बहुमूल्य उपहार तुम्हारी राजा को भेंट में दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद महाराज। जय उस छोटी सी सेना व बहुमूल्य उपहारों के साथ हरिनगर चल दिया। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और जय जब हरिनगर पहुंचे, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ बताया तुमने? महाराज, जब राजा केसर सिंह ने लाल रंग का रहस्य पूछा तो मैंने उन्हें बताया। सारंग ने उसे विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। ओह, तो राजा केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर राज्य की विशाल सेना हरिनगर की ओर बढ़ी चली आ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र हम अपनी सेना को सुगठित भी तो नहीं कर सकते।
घबराइए नहीं महाराज, मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी महल के बाहर ही खड़ी है। तब जय ने विशालपुरम में घटी सारी घटना विस्तार पूर्वक राजा मलय को बताई। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप सेनापति जी को कहिए कि वे सेना के साथ केसर नगर की सेना का मुकाबला करे। पीछे से मैं अपने साथ लाई सेना की टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर आक्रमण कर दूंगा। दो तरफ से हुए आक्रमण को केसरपुर की सेना झेल नहीं पाएगी और उस अवस्था में विजयश्री हमारे हाथ ही लगेगी। ठीक है, ऐसा ही करके देखते हैं। हरिनगर के सेनापति ने सामने से सेना के साथ केसरपुर की विशाल सेना का सामना किया। पीछे से जय ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ धावा बोल दिया। जय की आशा के अनुरूप युद्ध में विजय हरिनगर की सेना की हुई। जय, तुम्हारी वजह से ही हम यह जीत हासिल हुई है। हम तुम्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपते हैं। महाराज, यह तो आपका मेरे प्रति अन्याय होगा। चुप रहो सारंग। एक तो तुम हो जो हमारी भेंट के बदले युद्ध लाए और दूसरी ओर यह यश है जो हमारे लिए बहुमूल्य भेंट ही नहीं अपितु मित्र राजा की शक्ति और सहानुभूति भी बटोर लाया। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट दोनों राजाओं को देने के लिए दी थी, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंटों के अलग अलग अर्थ निकाले। यश की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से प्रकट है कि यह संकट में सूझबूझ से काम लेने वाला मनुष्य है, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को हमारा सदैव के लिए शत्रु बना दिया है। तब बताओ, हम तुम्हें हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएं या यश को? सारंग ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। हम यश को हरिनगर का नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। उस रात यश के सम्मान में ही हरिनगर के महल में एक भोज का आयोजन किया गया। क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध करवा देते हैं। जब जय के लिए सोने की थाली में भोजन परोसा गया। देख लीजिए महारानी जी, जिस दिन के बारे में कभी आपने मना किया था, आज वह दिन आ गया है। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पूर्व जय नाम के एक बालक को आपने केले के पत्ते पर भोजन परोसा था। ओह हाँ, याद आया। उस हठी बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था। उस बालक ने आपसे यह भी तो कहा था महारानी जी कि वह अब तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन आपको उन बातों के विषय में कैसे पता? मैं वही बालक जय हूँ महारानी जी। तुम जय हो? ओह, तुम? तब राजा मलय ने महारानी सुनंदा से कहा, देख लो महारानी, जिस बालक को तुमने मगरूर समझा वही आज इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा न कहिए राजन, यदि महारानी जी ने उस वक्त मुझे तिरस्कृत नहीं किया होता तो मेरे मन में भी ऊंचा उठने की तीव्र लालसा न जागती। मैं तो महारानी जी के एहसानमंद हूँ। यह तुम्हारी विनम्रता है प्रधानमंत्री जी। जय से कुशलतापूर्वक प्रधानमंत्री पद संभाल लिया था। एक दिन वह विशलगढ़ जा पहुंचा। क्या आप मुझे विशलगढ़ के नगर सेठ धन्नामल की हवेली का पता बता सकते हैं? आप किस नगर सेठ धन्नामल की बात कर रहे हो? वे अब नगर सेठ नहीं रहे, उनका कभी का दिवाला निकल चुका है। आजकल वे और उनकी पत्नी नगर के बाहर बने खंडहरों में रहकर भिखारियों का जीवन बिता रहे हैं। ओह, क्या आप मुझे उस खंडहर तक पहुंचा सकते हैं बाबा? क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। तत्पश्चात शीघ्र ही उन्हीं खंडहरों में धन्नामल रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तब जय ने खंडहरों में प्रवेश किया। शायद वे ही मेरे दादा दादी हैं। जय उनके पास पहुंचा। क्या आप ही धन्नालाल जी हैं? हाँ, मैं ही कभी धन्नालाल था, लेकिन आज दर दर का भिखारी हूँ। यह सुन जय ने उन दोनों के पांव छू लिए। अरे रे, यह तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए दादाजी। दादाजी? तुम मुझे दादाजी कह रहे हो, लेकिन मेरा तो कोई पोता नहीं है। याद कीजिए दादाजी, कभी आपके सुजय नाम का बेटा और पद्मा नाम की बहू थी। यह सुन बूढ़ा चौंका। तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मैं उन दोनों का बेटा और आपका पोता जय हूँ दादाजी। हमारा पोता? ओह बेटा, मैंने तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म ढाए थे। वह अब कहाँ हैं दादाजी? वह तो कभी की स्वर्गवासी हो गई। फिर जय अपने दादा दादी को हरिनगर ले आया और उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। समाप्त।